सुपर आर्यन एपिसोड 151 से लेकर 155 तक। विश्वदंत के प्रधानमंत्री को आर्यन पर शक हो गया था। उसे लगने लगा था कि आर्यन भविष्यवाणी वाला बालक है। तब विश्वदंत उससे कहता है कि उसने अपने एक योद्धा को जल लोक भेजकर उसे मरवा दिया था। ये सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, सम्राट, उस योद्धा ने सिर्फ ये कहा था कि उसने अपना हमला उस बालक पर कर दिया था। उसके बाद वो वहां से निकल आया था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे योद्धा आ गए थे। इसी कारण हमें नहीं मालूम कि वो बालक मरा था कि नहीं। अपने प्रधानमंत्री की बात सुनकर विश्वदंत सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, तुम सही बोल रहे हो प्रधानमंत्री। ऐसा हो सकता है कि वो बालक जिंदा हो और वही यहाँ आया हो, पर वो आया कैसे? अपने सम्राट की बात सुनकर एक सभासद बोला, सम्राट हो सकता है उसके पास विश्वलोक के विष की शक्ति हो, जिसकी सहायता से वो यहाँ आ गया हो। आखिर उसकी माँ विश्वलोक से थी, हो सकता है उसे अपनी माँ से विष की शक्ति मिली हो। तुम सही बोल रहे हो सेनापति। एक काम कीजिए, कल के लिए सुरक्षा बढ़ा दो। अगर वो सच में उस गद्दार का नाती है तो वो अपने नाना को बचाने जरूर आएगा, इसलिए सुरक्षा इतनी कड़ी कर दो कि कोई भी हमारी नजर से बच ना पाए, विश्वदंत ने कहा। विश्वदंत की बात सुनकर सेनापति अपनी जगह से उठा और बोला, जो आज्ञा सम्राट, मैं अभी से सुरक्षा के कार्य में लग जाता हूँ। इतना बोलकर सेनापति सभा से चला गया। दूसरी तरफ आर्यन सेनापति विषधर से बात कर रहा था। सेनापति विषधर ने कहा, प्रभु, आप किस कार्य से विश्वलोक आए हैं? तांडव करने, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन का जवाब सुनकर विषधर अंदर तक काम गया और बोला, प्रभु, लगता है विश्वलोक में आप किसी पर अत्यधिक क्रोधित है, जिसकी वजह से आप तांडव की बात कर रहे हैं। जब आप रुद्रा के रूप में थे उस वक्त आपने जब तांडव का जिक्र किया था तब खून की नदियां बह गई थी। विषधर की बात सुनकर वहां खड़े सभी योद्धा कांप गए। उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये रुद्रा कौन है और आर्यन से उसका क्या रिश्ता है। लेकिन इन सभी में से एक था जो सब समझ रहा था। वो था ब्लैकी, जो आर्यन का सच जानता था कि आर्यन पिछले जन्म में युद्ध देवता रुद्रा था। कुछ पल और बात करने के बाद आर्यन विषधर परिवार के इलाके से निकल गया और जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचने के बाद आर्यन ने आयामी दरवाजा खोला और सबको अंदर लेकर चला गया। जब आर्यांशी की मां अंदर गई तो वहां तिलिस्मी जानवरों को देखकर डर गई। तब उन्हें आर्यांशी ने संभाला और बताया कि तिलिस्मी जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। आयामी दुनिया में जाने के बाद आर्यन अपने हवेली के सोफे पर बैठा हुआ था। तभी आर्यांशी की मां वहां आई और आर्यन के पैरों में बैठ गई। ये देखकर आर्यन झट से खड़ा हो गया और उन्हें उठाते हुए बोला, ये आप क्या कर रही है? उठिए, मैं आपसे उम्र में और रिश्ते में छोटा हूँ। आर्यन के उठाने से आर्यांशी की मां उठ गई। उसके बाद हाथ जोड़कर बोली, आप कौन है? मैं नहीं जानती, लेकिन आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। नहीं हुआ है। आर्यांशी की मां की बात सुनकर आर्यन बोला, मैंने कोई एहसान नहीं किया है मामी जी, ये मेरा कर्तव्य था और अभी मेरा कर्तव्य पूरा। आपने मुझे मामी कहा, आप कौन है? आर्यांशी की मां बोली, ऐसा कौन है इस दुनिया में जो आपको मामी बुला सकता है और जिसका कर्तव्य हो आपके परिवार की रक्षा करना? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर आर्यांशी की मां सोचने लगी, एक औरत को मामी उसके पति के बहन की संतान ही बुला सकती है और मेरे पति की एक ही बहन है, अरुणिमा दीदी। इतना सोचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगी। उनके चेहरे के भाव को देखकर आर्यन समझ गया कि उसकी मामी ने उसे पहचान लिया है। जिसे समझकर आर्यन बोला, आपने सही समझा मामी, मैं वही हूँ जिसके जन्म की भविष्यवाणी हुई थी। आर्यन के मुंह से सुनकर कि वो वही है जिसके बारे में वो सोच रही है तो आर्यन के मामी के आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते आर्यन के गले लग गई। उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। आर्यन ने भी उन्हें खुद से अलग नहीं किया और कुछ पल तक लगे रहने दिया। कुछ पल बाद वो खुद से हट गई और बोली, तुम जिंदा हो। उस दुष्ट विश्वदंत ने कहा था कि उसने तुम्हें 16 साल पहले ही मरवा दिया, तो तुम बचे कैसे? उसने मुझ पर हमला तो करवाया था, लेकिन माँ ने मुझ पर हुए हमले को मेरे ऊपर ले लिया, जिसके कारण मैं बच गया। उसके बाद मुझे बचाने के लिए मेरे पिता ने झूठी खबर फैला दी कि मैं मर चुका हूं, ताकि मेरे दुश्मन मुझ पर हमला न करे। लेकिन अब मैं लौट आया हूं और अब उस विश्वदंत को अपने गुनाहों को सजा भुगतनी होगी। आर्यन ने कहा, क्या अरुणिमा दीदी को उस हमले से तो कुछ नहीं हुआ ना? आर्यन की मामी ने चिंतित स्वर में कहा, उस हमले की वजह से माँ 16 साल तक कोमा में रही और जब मैं घर लौटा तो उन्हें ठीक किया, तो अब वो ठीक है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर आर्यन की मामी ने राहत की सांस ली और बोली, आर्यन, तुम्हारे मामा, नाना और नानी अभी भी उस विश्वदंत की कैद में है। आप चिंता मत कीजिए मामी, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं सबको बचा लूंगा। आखिर वो मेरे परिवार के सदस्य है। तत्काल आप जाकर आराम कीजिए, मुझे आगे की योजना बनानी है, आर्यन ने कहा। ठीक है। इतना बोलकर आर्यन की मामी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वहां कार्तिक और धनंजय आया। उन दोनों को देखकर आर्यन बोला, क्या हाल है?
तुम दोनों का ध्यान तो अच्छे से कर रहे हो ना? हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन आर्यन हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए थे, लेकिन हम तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें बुरा लग रहा है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दो, अगर तुम मदद करने जाते तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहां अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा मौजूद थे जो तुम्हें चुटकी में मसल देते। अगर तुम मेरी मदद करने चाहते हो तो अपनी शक्ति बढ़ाओ। तुम दोनों इतने दिन आयामी दुनिया में रहने के कारण तुम दोनों नरक शक्ति क्षेत्र के संत स्तर तक पहुंच गए हो, लेकिन ये काफी नहीं है। ठीक है आर्यन, हम और मेहनत करेंगे। इतना बोलकर कार्तिक और धनंजय जाने लगे, तभी उन दोनों को रोकते हुए बोला, रुको, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। क्या? कार्तिक और आर्यन ने एक साथ कहा। उन दोनों को उत्साहित देखकर आर्यन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे आर्यन के हाथ में 2 स्क्रोल आ गया। आर्यन ने उन दोनों स्क्रोल को कार्तिक और धनंजय को देते हुए कहा, इस स्क्रोल में 3रे स्तर के मंत्र है। कार्तिक, तुम्हारे वाले स्क्रोल में विकराल जल दानव शक्ति मंत्र है, और धनंजय तुम्हारे स्क्रोल में बर्फीला भेड़िया शक्ति मंत्र है। दोनों बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसका ध्यान अच्छे से करना, जिसे दिन तुम इसमें महारत हासिल कर लोगों अपने से 2 स्तर अधिक शक्तिशाली योद्धा को हरा सकते हो। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय खुश हो गए और एक साथ बोला, धन्यवाद आर्यन एक मंत्र के लिए, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर कार्तिक और धनंजय वहां से चला गया। वास्तविक दुनिया में समय तेजी में बिता और वो दिन आ गया जिस दिन विषदंत आर्यन के नाना नानी और मामा को मौत की सजा देने वाला था। वो दिन आते ही आर्यन सबको तैयार रहने के लिए बोलकर आर्यांशी और ब्लैकी के साथ आयामी दुनिया से निकलकर शाही मैदान की तरफ निकल गया। ब्लैकी की शक्ति के कारण आर्यन और आर्यांशी अदृश्य थे, उन्हें कोई देख नहीं सकता था। ब्लैकी उन दोनों को हवा में उड़ा ले जा रहा था, कारण आर्यांशी को लेकर इसलिए आया था ताकि आर्यांशी अपने घर वालों को पहचान सके। आर्यांशी ब्लैकी पर बैठी बहुत घबराई लग रही थी। उसे घबराते देखकर आर्यन बोला, तुम घबरा क्यों रही हो? घबराऊं नहीं तो क्या करूं? हम जहां जा रहे हैं वहां सेना होगी, हम कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? आर्यांशी घबराते हुए बोली। आर्यांशी की बात सुनकर आर्यन बोला, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हमारे पास भी सेना है। लगभग 15 मिनट के बाद आर्यन शाही मैदान के बाहर खड़ा था। वहां बहुत अधिक भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी राजधानी के लोग शाही मैदान में आ चुके थे। वहां पर सैनिकों का पहरा बहुत कड़ा था। आर्यन ने आसपास देखा तो उसे दिखा कि मैदान के चारों तरफ की दीवारों पर सैनिक अपने हाथों में घातक हथियार लिए खड़े थे। कुछ पल जांच करने के बाद आर्यन को एक खाली जगह मिला जहां कोई नहीं था। ये एक गुंबद के आकार का था, न को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां से सैनिक दूर तक नजर रखते हो, लेकिन इस वक्त वहां कोई नहीं था। कुछ पल उस न को देखने के बाद आर्यन ब्लैकी को गुंबद दिखाते हुए बोला, ब्लैकी हम उस गुंबद से मैदान में प्रवेश कर सकते हैं। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी ने एक पल गुंबद की तरफ देखा और फिर बोला, लेकिन आर्यन हम अदृश्य है, तो हम दरवाजे से भी तो जा सकते हैं। वो तो हम जा सकते हैं, लेकिन देख रहे हो मैदान का द्वार कितना छोटा है, अगर हम किसी से टकरा गए तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए जब तक हम नाना नानी और मामा को बचा नहीं लेते किसी को कोई शक नहीं होते दे सकते हैं। इसलिए तुम गुंबद की तरफ चलो, लेकिन अदृश्य ही रहना, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनते ही ब्लैकी गुंबद की दिशा में उड़ गया। कुछ ही पल में गुंबद वाले न पर पहुंच गया। उस न पर पहुंचकर आर्यन ने आसपास देखा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आसपास देखने के बाद आर्यन शाही मैदान के बीचों बीच देखने लगा, जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी और उस मैदान के बीच एक बड़ा सा मंच बना हुआ था जिस पर शाही कुर्सियां लगी हुई थी, और उस मंच के सामने एक ऊंचा मंच बना हुआ था जिस पर इंसानों के सिर को काटने वाले यंत्र रखे हुए थे। सब कुछ देखने के बाद आर्यन इंतजार करने लगा। तभी आर्यन को किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर आर्यन ने ब्लैकी और आर्यांशी को शांत रहने को कहा। कुछ पल बाद वहां पर एक सैनिक आया जिसके हाथों में तीर धनुष था। आर्यन, ब्लैकी और आर्यांशी के अदृश्य होने के कारण वो सैनिक उन लोगों को देख नहीं पा रहा था। करीब आधे घंटे तक आर्यन उसी अवस्था में रहा। सैनिक को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उसके साथ वहां और कोई भी है। आर्यन उस ऊंचाई से शाही मैदान की तरफ देख रहा था। तभी उसे दिखा कि शाही मैदान के बीचों बीच 3 लोगों को लाया गया है जिनके चेहरे को कपड़े से ढका गया था। उसे देखकर आर्यन को कुछ अजीब लगा और आर्यन ने सैनिक की तरफ देखा, फिर आसपास के सैनिकों को देखा। जब आर्यन को लगने लगा कि कोई सैनिक उनकी तरफ नहीं देख रहा है तो आर्यन धीरे कदमों से सैनिक के पीछे गया और उसके धनुष को पकड़ लिया। जब सैनिक को एहसास हुआ कि किसी ने उसके धनुष को पकड़ लिया है तो उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन चिल्लाता उससे पहले आर्यन ने उसके मुंह को बंद कर दिया और उसके अंदर अपना विष डाल दिया, जिसकी वजह से वो सैनिक एक पल में मर गया। क्या आर्यन अपने नाना नानी और मामा को बचा पाएगा? एपिसोड 152। आर्यन ने एक सैनिक को अपने विष से मार दिया था और उसके तीर और धनुष को लेने के बाद आर्यन मैदान की तरफ देखने लगा, जहां 3 लोग खड़े थे जिनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उन तीनों को देखकर आर्यन आर्यांशी से बोला,
आर्यांशी, तुम इन तीनों की लंबाई से पहचान पा रही हो? आर्यन की बात सुनकर आर्यांशी मैदान की तरफ देखते हुए बोली, इनकी लंबाई तो दादा दादी और पिताजी के बराबर ही है। क्या आपको कोई शक है कि ये कोई और है? हाँ, शक तो है। देखो, पिछले दिन मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुक्त कराने के लिए इतना हंगामा मचा दिया, तो ये बात तो विषदंत तक पहुँच ही गई होगी और उसे अनुमान हो गया होगा कि मैं आज उन तीनों को बचाने जरूर आऊंगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विषदंत इतनी आसानी से उन तीनों को सामने ले आएगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर आर्यांशी और ब्लैकी सोचना लगा। कुछ पल सोचने के बाद आर्यांशी ने कहा, तो अब हम क्या करें? कैसे पता लगाएं कि ये असली है कि नकली? आर्यांशी की बात सुनकर आर्यन ने कुछ पल सोचा और बोला, मेरा पास एक उपाय है। क्या उपाय है? आर्यांशी और ब्लैकी ने एक साथ कहा। आर्यांशी और ब्लैकी की उत्सुकता देखकर आर्यन मुस्कुराया और तभी उसके माथे के बीच से सप्तरंगी रोशनी निकली, जिसे देखकर आर्यांशी शॉक हो गई और वो आर्यन के माथे को देखने लगी। तभी उसके आंखों के सामने आर्यन के माथे के बीच से निकली सप्तरंगी रोशनी ने एक मानव का रूप ले लिया। ये देखकर तो आर्यांशी और ज्यादा शॉक हो गई और जब आर्यांशी ने उस मानव के चेहरे को देखी तो आर्यांशी सदमे में चली गई। कुछ पल सदमे रहने के बाद आर्यांशी होश में आए और बोली, एक और आर्यन? आर्यन, क्या ये आपका क्लोन है? हाँ, इतना बोलकर आर्यन क्लोन को सैनिक का तीर और धनुष दे दिया। आर्यन का क्लोन आर्यन के दिमाग से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्लोन को मालूम था कि आर्यन क्या चाहता है। आर्यन से धनुष लेने के बाद क्लोन वहां से गया हो गया। क्लोन के जाने के बाद आर्यन, आर्यांशी और ब्लैकी मैदान की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ मैदान के सभी बैठने के जगह भर चुके थे। तभी बड़े मंच पर जहां कुर्सी लगी हुई थी वहां पर 5 आकृति प्रकट हुई। इसमें एक विषदंत, दूसरी एक औरत थी, वो थी विषदंत की पत्नी। उनके साथ विश्वलोक का युवराज, सेनापति और प्रधानमंत्री थे। उन सब को देखकर सभी नागरिक अपनी जगह से खड़े हो गए। सभी को खड़े देखकर विषदंत ने सबको बैठने का इशारा किया और बैठ गया। विषदंत के बैठते ही सभी लोग बैठ गए। सभी के बैठने के बाद विषदंत 3 लोगों की तरफ देखा जिसे सजा देने वाले मंच पर लाया गया था। उन दोनों को कुछ पल देखने के बाद विषदंत बोला, इस गद्दार को सजा देने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। विषदंत का आदेश मिलते ही सजा के मंच पर मौजूद जल्लाद ने तीनों व्यक्ति के हाथ को पीछे की तरफ बांध दिया। उसके बाद कपड़े से ढके तीनों व्यक्ति को सर काटने वाले यंत्र पर रख दिया। उस यंत्र में नीचे की तरफ इंसान के सिर को रखने का स्थान न बना हुआ था और ऊपर की तरफ धारदार मोटी ब्लेड लगी हुई थी। वो ब्लेड नया और चमकीला था। तीनों इंसानों के हाथ बांधने के बाद जल्लाद एक व्यक्ति को यंत्र में सिर रखने वाले स्थान न पर सिर रखने के लिए आगे बढ़ा। तभी मैदान में एक धमाका। उस धमाके के कारण पूरा शाही मैदान कांप उठा। सभी लोग आसपास देखने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि पूरे मैदान में धूल फैली हुई थी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस धूल के बीच एक आकृति खड़ी थी जिस कोई नहीं देख पा रहा था। वो आकृति आर्यन की थी। आर्यन उस धूल का फायदा उठाकर तेजी में मंच पर गया और तीनों नकाब हटा दिए, जिसकी वजह से उनका चेहरा सामने आ गया। नकाब हटाते ही आर्यन वहां से तेजी में हवा में उड़ गया। जिस ही आर्यन हवा में उड़ा, मैदान में मौजूद सभी सैनिकों की नजर आर्यन पर पड़ी, जिसे देखते ही सैनिकों ने आर्यन पर तीरों की वर्षा करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्यन को कुछ नहीं हुआ और आर्यन सबके सामने अदृश्य हो गया। अब तक धूल शांत हो चुका था। धूल शांत होने की वजह से सभी को उन 3 व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। उस चेहरे को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। जब आर्यांशी ने उस चेहरे को देखा तो वो बोली, ये तीनों कौन है? ये दादा दादी और पिताजी नहीं है। इन तीनों में तो कोई औरत है ही नहीं। आर्यन अपने सही कहा था। ये विषदंत की योजना था। जब विषदंत ने देखा कि उसकी योजना सबके सामने आ चुकी है, फिर भी आर्यन को नहीं पकड़ पाया तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में अपनी जगह से उठा और बोला, कौन था वो जिसने मेरी योजना को बर्बाद किया है? ढूंढो उसे और वास्तविक गद्दार को मैदान में लेकर आओ। विषदंत का आदेश मिलते ही सभी सैनिक इधर उधर भागने लगे। वही राजधानी के लोग आपस में बात करने लगे, अरे भाई, कौन था जो सम्राट के सामने ये सब करने की हिम्मत की? अरे भाई, कहीं वो रहस्यमयी योद्धा तो नहीं था जिसने विषधर परिवार को हराया था? वो इसी तरह के कई बात नागरिकों के बीच चल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विषदंत का आदेश मिलने के कुछ समय बाद ही 3 लोगों को मैदान में आया गया, जिनमें से एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी था और उनके साथ एक 30-35 साल का आदमी था। तीनों को जंजीरों से बंधा गया था। वो तीनों बहुत कमजोर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों को बहुत समय ने यातनाएं दी गई हो। उन तीनों को जैसे ही आर्यांशी ने देखा वो रोने लगी। ये देखकर आर्यन समझ गया कि यही उसके नाना नानी और मामा है। उन तीनों की हालत देखकर आर्यन की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में विषदंत को देखने लगा और मन ही मन बोला, विषदंत, आज का दिन तुम्हारा अतनमा दिन है। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी आयामी मोती निकाली और उसे सहलाया। उसके ऐसा करते ही आयामी दरवाजा खुला गया और उसमें से 10 योद्धाओं बाहर आए। इनमें पक्षीराज के साथ वो 5 योद्धा भी जो सबसे पहले तिलिस्मी जानवर से इंसान के रूप में आए थे। उन सभी के आने के बाद आर्यन आर्यांशी से बोला,
आर्यांशी, तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ, अब तुम आयामी दुनिया में जाओ और हमारे लौटने का इंतजार करो। आर्यन की बात सुनकर आर्यांशी ने सहमति सिर हिलाए और आयामी दुनिया में चली गई। आर्यांशी बहुत समझदार थी, वो समझती थी कि उसे कब क्या करना है। आर्यांशी के जाने के बाद आर्यन ने दरवाजा बंद कर दिया। वही ब्लैकी ने सबके आते ही सभी को अदृश्य कर दिया था, जिसकी वजह से कोई आर्यन और उसके योद्धाओं को देख नहीं पा रहा था। अपने योद्धाओं को बुलाने के बाद आर्यन ने मैदान की तरफ देखा तो उसे दिखा कि उसके नाना नानी के हाथ जंजीरों से खोल दिए गए हैं और एक रस्सी से पीछे करके बांध दजिए गए हैं। ये देखकर आर्यन ने अपने हाथ को झटका, जिससे उसके हाथ में सूर्यांश आ गया। सूर्याश के हाथ में आते ही आर्यन ने उसे मैदान की तरफ फेंक दिया। जैसे ही सूर्याश मैदान के बीचों बीच जाकर जमीन में धंसा, पूरी जमीन कांप उठी। यहाँ तक जिस मंच पर विषदंत और उसके लोग बैठे हुए थे वो भी बुरी तरह से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैदान में भूकंप आ गया हो। इस भूकंप को देखकर जल्लाद आर्यन के नाना को देखने हुए बोला, लगता है तुम्हारा रक्षक आ गया है। उस जल्लाद की बात सुनकर आर्यन के नाना उस जल्लाद को अपनी बुरी आंखों ने देखने लगे। उनके आंखों में सवाल थे। आर्यन की नानी और मामा के आंखों में भी सवाल से तीनों जल्लाद को देख रहे थे। तीनों की सवाल को समझकर जल्लाद बोला, तुम लोगों को मालूम नहीं, 2 दिन पहले विश्वलोक में एक रहस्यमयी योद्धा आया था जो काफी नौजवान था। उसने विषधर परिवार पर हमला करके तुम्हारी बहू और पोती को बचा लिया है और अब लगता है वो तुम्हें बचाने यहाँ आया है। उस जल्लाद की बात सुनकर आर्यन के नाना नानी और मामा शौक हो गए। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहू और पोती को किसी ने बचा लिया और अब उन्हें बचाने का रहा है। तीनों शौक में ही थे। तभी एक आवाज से वो तीनों शौक से बाहर आए। ये आवाज विषदंत की थी। उसने मैदान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तलावर किसकी है? जब भूकंप आया था तब विषदंत की नजर सूर्यांश पर पड़ गई थी और वो समझ आ गया था कि इसी तलावर की वजह से भूकंप आई है। वो कुछ पल तलावर को देखा और उसके बाद सबसे से उस तलवार के बारे में पूछा। विषदंत की बात सुनकर सभी मैदान के बीचों बीच धंसी तलावर को देखने लगे, लेकिन कोई भी आर्यन की तलवार को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन तभी लोगों के बीच से एक आवाज आए, अरे भाई, ये तो उसी रहस्यमयी योद्धा की तलवार है जिसने विषधर परिवार पर हमला किया था। मैंने इस तलवार को उस वक्त देखा था जिस वक्त बाजार के उस योद्धा ने विषधर परिवार के योद्धाओं को मारा था। उस आवाज को सुनकर विषदंत के साथ साथ सभी नागरिक सूर्याश को देखने लगे। कुछ पल सूर्याश को देखने के बाद विषदंत अपने सेनापति से बोला, सेनापति जाओ, इस तलवार को लेकर आओ, हम भी तो देखें इस तलवार में क्या खासियत है जिसने पूरे मैदान में भूकंप उत्पन्न कर दिया। जी सम्राट। इतना बोलकर सेनापति मंच से उतरा और सूर्यांश की तरफ जाने लगा। कुछ ही समय में वो सूर्यांश के पास पहुंच गया। पहुंचते ही सेनापति के सूर्याश को पकड़ा, लेकिन उसने जैसे ही सूर्याश को छुआ उसे तेजी झटका लगा और वो करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। सेनापति खून की उल्टी करने लगा था, जिसे देखकर विषदंत के साथ साथ सभी नागरिक शौक हो गए। सभी शौक में सभी सूर्यांश को देख रहे थे। तभी वहां एक आवाज गूंजी, विषदंत, तेरे किसी योद्धा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरे सूर्यांश को छू सके। इस आवाज को सुनकर सभी आसपास देखने लगे, लेकिन किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी विषदंत को दिखाई दिया कि कोई बड़े बड़े पंखों के साथ मैदान में नीचे उतर रहा है, जिसने लाल कपड़े पहन रखे थे। विषदंत के देखने के बाद बाकी नागरिकों ने भी उस लाल कपड़े वाले योद्धा को देख लिया। वो और कोई नहीं आर्यन था, जिसने आज लाल कपड़े पहन रखे थे। आर्यन कुछ ही समय में सूर्यांश के पास पहुंच गया और सूर्यांश को जमीन से निकाल लिया। उसके बाद वो विषदंत की तरफ देखने के बजाय अपने नाना नानी की तरफ देखने लगा। वो दोनों भी आर्यन की तरफ ही देख रहे थे। कुछ पल गौर से आर्यन को देखने के बाद आर्यन की नानी बोली, ये तो मेरी अरुणिमा का बेटा है, इसकी आंखें बिल्कुल अरुणिमा की तरह ही है। कहते हैं न बच्चे कितने भी समय अपने माता पिता से दूर रहे, माता पिता अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। वही हुआ था आर्यन की नानी के साथ। आर्यन की नानी ने जैसे ही आर्यन की आंखों में देखी, वो आर्यन को पहचान गई। अपनी पत्नी की बात सुनकर आर्यन के नाना भी आर्यन को देखने लगे। कुछ पल उन्हें भी लगने लगा कि ये उसका ही नाती है। आर्यन के मामा भी आर्यन को ही देख रहे थे। आर्यन के नाना नानी की बात सुनकर सभी नागरिक आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। सभी नागरिक आपस में बात करने लगे, क्या ये वही योद्धा है जिसके जन्म की भविष्यवाणी हुई थी कि वो 8 लोकों पर राज करेगा, कोई भी हरा नहीं पाएगा, उसका ज्ञान ऋषियों से भी अधिक होगा। सभी उस बात को दोहरा रहे थे जो आर्यन के जन्म से पहले भविष्यवाणी ने कही गई थी। एपिसोड 153। आर्यन की नानी ने आर्यन को पहचान लिया था। आर्यन की नानी की बातों को सुनकर साधारण नागरिक भी भविष्यवाणी को याद करने लगे। सभी आर्यन को देखे जा रहे थे। सभी के नजरों के सामने आर्यन अपने नाना नानी और मामा की तरफ बढ़ने लगा। वो बिल्कुल निर्भीक लग रहा था। आर्यन को आगे बढ़ते देखकर विषदंत चिल्लाते हुए अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, बंदी बना लो इस लड़के को।
अपने सम्राट के आदेश को सुनते ही मैदान में उपस्थित सभी सैनिक तेजी में आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। विश्लोक के सैनिकों को अपनी तरफ आते देखकर आर्यन मुस्कुराया और आगे बढ़ता रहा। आर्यन को आगे बढ़ते देखकर विश्लोक के सैनिकों ने तेजी में आकर आर्यन को घेर लिया और अपने हथियार दिया। उसके बाद एक सैनिक बोला, अपने तलवार को नीचे रख दो और घुटने के बल बैठ जाओ। उस सैनिक की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और सूर्यांश से जमीन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और सभी सैनिक उस ऊर्जा की वजह से दूर जा गिरे, जिसे देखकर सभी नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अपने सैनिकों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर विश्वदंत को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, मूर्खा, देख क्या रहे हो, जाओ और इस दुष्ट को मार डालो। अपने सम्राट के गुस्से से भरी आवाज सुनकर सभी सैनिक तेजी में उठे और आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर आर्यन भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ पल में युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ विश्लोक के सैनिक जिनकी संख्या करीब 200 थी, वही एक तरफ आर्यन अकेला। आर्यन किसी भी सैनिक को हमला करने का मौका ही नहीं दे रहा था और वो तेजी में सूर्यांश को चलाए जा रहा था। पूरे शाही मैदान में चीख पुकार गूंज रही थी। ये सभी चीख विश्लोक के सैनिकों की थी, जो आर्यन के हमलों की वजह से घायल हो रहे थे या मर रहे थे। लेकिन सैनिकों के एक भी हमले का असर आर्यन पर नहीं हो रहा था, क्योंकि आर्यन का शरीर बज्र का बन चुका था, जिस पर किसी साधारण शक्ति का असर होना असंभव था। आर्यन आज अपने विकराल रूप में था। शाही मैदान की मिट्टी सैनिकों के खून से लाल हो रही थी। अपने सैनिकों की दुर्दशा देखकर विश्वदंत अपने सेनापति से बोला, सेनापति, अपने और शक्तिशाली योद्धा को भेजो। ये मामूली सैनिक इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अपने सैनिकों में से अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धाओं को भेजो इस लड़के से लड़ने के लिए। अपने सम्राट का आदेश सुनते ही सेनापति ने अपना सिर झुकाया। उसके बाद उसने अपने हाथ को हिलाया, जिससे उसके हाथ में एक नीले रंग का शंख आ गया। शंख के आते ही सेनापति ने उसे बजाए। सेनापति के शंख बजाते ही सभी लोग सेनापति की ओर देखने लगे। आर्यन भी रुक गया, लेकिन जब वो रुका तब तक सभी सैनिक मर चुके थे। किसी हाथ कटे थे तो किसी का सिर। दूसरी तरफ जैसे ही शंख बजना बंद हुआ, सभी को दरवाजे की तरफ से आती हुई शोर सुनाई दी। जब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो उन्हें दिखा कि दरवाजे से करीब 50 योद्धा आ रहा थे, जो बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। उन सैनिकों को देखकर आर्यन के नाना बोले, मुझे अपने नाती के लिए चिंता हो रही है। वो अकेले इन सैनिकों का सामना कैसे करेगा? अकेला आया होगा। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन के मामा अर्यांश बोले, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इसे कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये। वही दूसरी तरफ आर्यन भी उन योद्धाओं को देख रहा था। उन योद्धाओं को देखते हुए आर्यन बोला, तीसरे और चौथे स्तर के अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा, चलो कोई बात नहीं, तो मेरे योद्धा ही देख लेंगे। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी हाथ ऊपर की और मुट्ठी बंधी, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। सभी ये सोच रहे थे कि आर्यन क्या कर रहा है। तभी सभी को हवा के कटने की आवाज सुनाई दी। हवा के कटने की आवाज सुनकर सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगे। आसमान की तरफ देखने के बाद उन सब ने देखा कि करीब 10 शक्तिशाली योद्धा उड़ते हुए आ रहा है। वो सभी आर्यन के योद्धा थे, जो कुछ ही पलों में आर्यन के सामने उतर गए। उनके उतरते ही आर्यन बोला, जाओ इन 50 योद्धाओं का खेल खत्म करो। चाहो तो अपने वास्तविक रूप में आ सकते हो और इन्हें खा भी सकते हो। खाने वाली बात आर्यन ने धीरे से कही थी, इसलिए आर्यन ने योद्धाओं के अलावा किसी ने नहीं सुना। वही जैसे ही आर्यन के योद्धाओं ने आर्यन की बात सुनी, वो खुश हो गए और सिर झुकाते हुए बोले, धन्यवाद उस्ताद। दूसरी तरफ जब मामा अर्यांश ने आर्यन के योद्धाओं को देखा तो वो बोले, देखा पिताजी, मैंने कहा था ये लड़का अकेले नहीं आया होगा, अपने योद्धा साथ में आया होगा, लेकिन इसके योद्धा कम है। आर्यन के नाना बोले। अपने पिता की बात सुनकर अर्यांश ने कहा, कम है, लेकिन सम्राट विश्वदंत के योद्धाओं से शक्तिशाली है। दूसरी तरफ आर्यन के योद्धा विश्लोक के योद्धाओं की तरफ जाने लगे। सभी लोग आर्यन के योद्धाओं की शक्ति का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अनुमान लगा नहीं पा रहा थे। विश्वदंत अपने सेनापति को देखते हुए बोला, ये लड़का इतने सारे शक्तिशाली योद्धा को लेकर विश्लोक में प्रवेश कर गया और हमें पता कैसे नहीं चला। क्षमा कर दीजिए सम्राट, लेकिन इसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन मैं पता लगता हूँ, सेनापति ने कहा। अपने योद्धाओं को विश्लोक के योद्धाओं की तरफ भेजकर आर्यन सजा वाले मंच की तरफ चल दिया। आर्यन को अपनी तरफ आते देखकर आर्यन के नाना नानी के आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों एकटक आर्यन को देख रहे थे। तभी एक सैनिक उन दोनों के बीच में आकर आर्यन का रास्ता रोकने लगा। ये देखकर आर्यन को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उसने अपनी तलवार घुमाई और उस सैनिक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उस सैनिक का सर काटने के बाद आर्यन ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और अपने नाना नानी की तरफ जाने लगा। शाही मैदान में आए लोगों की नज़र भी इस वक्त आर्यन पर नहीं थी, इसी कारण उनको भी पता नहीं चला कि आर्यन ने अभी भी एक योद्धा के सिर के काट दिया। एक तरफ आर्यन अपने नाना नानी के पास जा रहा था, दूसरी तरफ आर्यन के योद्धा विश्लोक के योद्धाओं के सामने पहुंच चुका था। जब विश्लोक के योद्धाओं ने अपने सामने दुश्मन को देखा तो वो सभी हमला करने के लिए आगे बढ़े। तभी सभी के नजरों के सामने आर्यन के योद्धा अपने वास्तविक रूप में आ गए। कोई चील था तो कोई सर्प, वो भी एक मुंह वाला नहीं। किसी के 2 मुंह थे तो किसी के 3।
एक, अपने सामने तिलिस्मी जानवरों को देखकर योद्धाओं के साथ साथ विश्वलोक के नागरिक विषदंत, आर्यन के नाना नानी और मामा सब शौक हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी कुछ समय पहले इंसान के रूप में थे वो जानवर, पक्षी और सांप किस बन गए। आज पहली बार लोग इंसान रूपी तिलिस्मी जानवर को देख रहे थे। विश्वलोक के सभी योद्धा शौक में ही थे। तभी सर्पेश ने एक योद्धा पर हमला किया और उसे निकल गया। ये देखकर बाकी योद्धाओं के साथ नागरिक भी होश में आ गए। विश्वलोक के योद्धा जैसे ही होश में आए, उन सब ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन तिलिस्मी जानवरों की शक्ति के सामने उनका हमला व्यर्थ था। सभी ने देखा कि एक विशालकाय पक्षी जिसे आज तक उन्होंने नहीं देखा था, वो उड़ते हुए आया और दो योद्धाओं को अपने पंजों में जकड़कर आसमान में उड़ गया। वो पक्षी और कोई नहीं, पक्षीराज गरुड़ था। पक्षीराज के पंजों के नाखून की वजह से दोनों योद्धाओं के शरीर से खून निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। आर्यन के 10 योद्धाओं में इस वक्त 2 पक्षी थे, एक काजल और दूसरा पक्षीराज। काजल ने भी अपना विशालकाय पक्षी रूप लिया और अपने पंजों में 2 योद्धाओं को जकड़कर हवा में ऊपर उड़ गई। बाकी बचे तिलिस्मी जानवर बाकी योद्धाओं पर भारी पड़ रहे थे। अपने योद्धाओं की हालत देखकर विषदंत अपने सेनापति से बोला, सेनापति ये क्या हो रहा है? अपने और सैनिक बुलाओ और इस लड़के को बंदी बनाओ, तभी ये नरसंहार रुकेगा। आप चिंता मत कीजिए सम्राट, इस लड़के से लड़ने में खुद जाता हूँ। इतना बोलकर विश्वलोक का सेनापति ने अपनी तलवार निकाल ली और आर्यन की तरफ बढ़ गया। आर्यन अब भी सजा वाले मंच की तरफ बढ़ रहा था और अपने मार्ग में आने वाले योद्धाओं का सिर काटते जा रहा था। करीब 100 योद्धाओं के सिर के काटने के बाद आर्यन अपने नाना नानी के पास पहुंच गया। वो वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम करने ही वाला था कि उसने देखा कि विश्वलोक का सेनापति तेजी में अपनी तलवार लिए उसी की तरफ आ रहा है। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और जब सेनापति आर्यन के नजदीक आ गया तो आर्यन सेनापति को रोकते हुए बोला, अबे रुक जा, क्यों इतनी जल्दी है मरने की? आज पहली बार अपने नाना नानी से मिल रहा हूँ, आशीर्वाद ले लेने दे, उसके बाद मैं तुम्हारी भी मरने की इच्छा पूरी कर दूंगा। इतना बोलकर आर्यन अपने नाना नानी के सामने झुकने लगा। तभी सेनापति बोला, मैं तुम्हें अपने नाना नानी से आशीर्वाद लेने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन नरक में पहले तुम्हें मारूंगा, फिर इन तीनों को। इतना बोलकर सेनापति हमला करने ही वाला था कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देख तुझ में इतनी शक्ति नहीं कि तू मुझे मार सके, इसलिए नरक तो तू ही जाएगा, लेकिन अगर तू मेरा एक काम करने के लिए मान जाए तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। कौन सा काम है तुम्हें मुझसे? सेनापति ने कहा, वो नरक का जो सम्राट है ना, नरकेश्वर, वो मेरा पुराना मित्र है। जब तुम नरक में उससे मिलो तो उसे मेरा प्रणाम करना और बोलना कि तुम्हें रुद्रा ने मारा है, शायद वो तुम्हारी सजा कम कर दे, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सेनापति के साथ साथ मंच पर खड़े सभी लोग, जिसमें आर्यन के नाना नानी भी शामिल थे, वो अभी आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद सेनापति बोला, नरक का सम्राट नरकेश्वर तुम्हारा मित्र है, मैं तुम्हारा संदेश उसे सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन अभी तुम आराम करो और मुझे अपनों से मिलने दो। इतना बोलकर आर्यन ने सेनापति को थोड़ा सा धक्का दे दिया, जिसकी वजह से सेनापति कुछ कदम पीछे हट गया। अपने सेनापति को आर्यन से एबट करते देखकर विषदंत गुस्से में बोला, सेनापति क्या बात कर रहे हो, उससे अंत करो उसका। अपने सम्राट की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सेनापति बगैर कुछ बोले तेजी में आर्यन पर हमला करने के लिए बढ़ा। ये देखकर आर्यन भी आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली ऊर्जा हमला सेनापति पर कर दिया, जिसके कारण सेनापति करीब 50 फीट दूर जा गिरा और खून की उल्टी करने लगा। सेनापति को दूर भेजने के बाद आर्यन ने अपने नाना नानी और मामा की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र जंजीरों पर पड़ी। जंजीर को देखकर आर्यन आगे बढ़ा और एक एक करके तीनों के जंजीर तोड़कर उन्हें आज़ाद कर दिया। उन तीनों को आज़ाद करने के बाद आर्यन सबसे पहले अपनी नानी के पास गया और उनके पैर छुए। आर्यन को पैर छूते देखकर नानी आर्यन से रुआसी आवाज में बोली, उठ मेरे बच्चे। अपनी नानी की बात सुनकर आर्यन उठा और उनके आंखों के आंसू पोंछने लगा। ये देखकर आर्यन की नानी ने आर्यन को गले लगा लिया और बोली, मुझे तो पता चला था कि तुम मर गए हो। अपनी नानी की बात सुनकर आर्यन बोला, नानी आपके नाती को मारना किसी भी योद्धा के बस में नहीं है, मुझे मारने के लिए देवताओं को आना होगा, शायद तभी मैं मार पाऊं। इतना बोलकर आर्यन अपने नाना के पास गया और उनके पैर छुए, उसके बाद उनके गले लग गया। गले लगते हुए आर्यन के नाना बोले, मुझे विश्वास था कि तुम जिंदा हो, क्योंकि ऋषि की भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती है। क्या आर्यन विषदंत को मार पाएगा? एपिसोड 154। आर्यन अपने नाना नानी से मिलकर उनसे आशीर्वाद भी ले चुका था। आर्यन को अपने नाना नानी से निर्भीक होकर मिलते देखकर विषदंत को गुस्सा आ गया और उसने कहा, लगता है इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा, मुझे ही इस लड़के का अंत करना होगा। इतना बोलकर विषदंत ने अपनी तलवार निकाल की जो सांप की तरह दिख रही थी। विषदंत अपने तलवार को लेकर आगे कुछ कदम बढ़ा ही था कि विश्वलोक का युवराज बोला, पिताजी इस लड़के के अंत के लिए आप जाए, ये एक सम्राट का अपमान है, इसका अवसर मुझे दीजिए, मैं इस दुष्ट का अंत कर दूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर विषदंत बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे युवराज, जाओ और इस दुष्ट का अंत करो।
विषदंत की बात सभी ने सुनी। सभी नागरिक अपने युवराज को देख रहे थे। एक व्यक्ति बोला, क्या युवराज इस लड़के का सामना कर पाएंगे? दूसरा व्यक्ति बोला, युवराज जरूर इस लड़के का अंत कर देंगे। लोगों को बीच दो मत थे। एक था जिसके अनुसार आर्यन की जीत निश्चित थी, वही दूसरा मत विश्लोक के युवराज के पक्ष में था। आर्यन ने भी सुनकर लिया था कि कौन आने वाला है, इसलिए वो बड़े मंच की तरफ देखने लगा जहां पर विषदंत बैठा हुआ था। विषदंत को देखते हुए आर्यन बोला, विषदंत, ये वही तुम्हारा पुत्र है ना, जिसे तुम मेरी सहायता से 8 लोगों का सम्राट बनाना चाहते थे? तुम चाहते थे कि मैं इसका रक्षक बनूं, लेकिन आज देख मैं इसका भक्षण कैसे करता हूँ। आर्यन की बात सुनकर विषदंत गुस्से में बोला, तुम मेरे पुत्र का नहीं, मेरा पुत्र तुम्हारा भक्षण करेगा। देखते हैं कौन किसका भक्षण करेगा। इतना बोलकर आर्यन मन ही मन सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके माथे के बीच से एक सप्तरंगी रोशनी निकली और उस रोशनी ने एक मानव के रूप ले लिया, जिसे देखकर सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनके सामने दो आर्यन खड़े थे। ये क्लोन आर्यन का दूसरा क्लोन था। आर्यन ने अपनी स्टोरेज से तिलस्मी तलवार और अपने क्लोन को दे दिया। आर्यन से तलवार लेने के बाद क्लोन विश्लोक के युवराज की तरफ देखा, जो आर्यन की तरफ आ रहा था। अपने दुश्मन को देखकर आर्यन का क्लोन एक ही छलांग में उसके पास पहुंच गया। अपने क्लोन को विश्लोक के युवराज से लड़ने के भेजकर आर्यन अपने नाना से बोला, आप तीनों को यहाँ से अभी निकलना चाहिए, यहाँ पर खतरा है। आर्यन की बात सुनकर अर्यांश ने कहा, लेकिन हम जाएंगे कैसे? यहाँ तो हर जगह सैनिक है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। इतना बोलकर आर्यन उस तरफ देखा जहाँ से उसने मैदान पर नजर रखी थी। ब्लैकी अभी भी वहीं से सभी तरफ नजर रखे हुए थे। ब्लैकी की तरफ देखते हुए आर्यन तेज आवाज में बोला, ब्लैकी। आर्यन के इतना बोलते ही ब्लैकी ने ऊंचे गुंबद से उड़ान भर दी। दूसरी तरफ आर्यन की आवाज सुनकर विषदंत प्रधानमंत्री सेनापति जो घायल था, सभी आर्यन की नजरों का पीछा करते हुए ब्लैकी को देखने लगे। सभी को दिखा कि एक छोटा सा तिलस्मी बिल्ला उड़कर मैदान की तरफ आ रहा है। कुछ पल में ब्लैकी आर्यन के सामने आ गया। उसके आते ही आर्यन बोला, ब्लैकी, नाना नानी और मामा को अपने ऊपर बैठा लो। आर्यन की बात सुनते ही ब्लैकी कुछ बोले बगैर अपना आकर बढ़ाने लगा, जिसे देखकर मैदान में उपस्थित सभी नागरिक घबराने लगे। सभी लोगों के बीच एक ही बात होने लगी, अरे भाई, ये कैसा योद्धा है? क्या इसकी सेना में कोई मनुष्य नहीं है? जब भी ये किसी को बुलाता है वो तिलस्मी जानवर ही निकलता है। अरे भाई, इंसानों को तो कोई भी अपना सैनिक बना सकता है, लेकिन जो तिलस्मी जानवरों को अपना सैनिक बनाए वो साधारण योद्धा नहीं हो सकता है। जरूर ये कोई दिव्य शक्ति है। उद्धरण चिन्ह। अपनी प्रजा की बात सुनकर विषदंत को बहुत क्रोध आ रहा था। वो चिल्लाते हुए अपने सेनापति से बोला, सेनापति, इन सब को जाने से रोको। अपने सम्राट का आदेश सुनते ही सेनापति अपने घाव को भूलकर आर्यन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ये देखकर आर्यन खुद से बोला, पहले मुझे अपनों को बचाना है, इसका अंत तो बाद में भी कर सकता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपना पहला क्लोन प्रकट कर लिया, जिसे देखकर मैदान में मौजूद लोग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। आर्यन ने अपने पहले क्लोन को अपना सूर्याश दे दिया और बोला, अंत कर दो इस सेनापति का। आर्यन का आदेश मिलते ही पहला क्लोन सेनापति की तरफ बढ़ गया। अपने क्लोन को आदेश देने के बाद आर्यन अपने नाना नानी और मामा के साथ ब्लैकी पर बैठ गया। आर्यन के बैठते ही ब्लैकी ने उड़ान भर दी। आर्यन को जाते देखकर जिन सैनिकों के हाथ में तीर धनुष था, वो सैनिक आर्यन पर तीरों की वर्षा करने लगे, लेकिन आर्यन के पहले से ब्लैकी के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया था, जिसकी वजह से सैनिकों का एक भी तीर सफल नहीं हो पा रहा था। आर्यन के जाने के बाद आर्यन के योद्धाओं ने विध्वंस रूप धारण कर लिया। वो सब अब तक शांति से सिर्फ स्वयं का रक्षण और समय मिलने पर भक्षण कर रहे थे। आर्यन के योद्धा अपनी शक्ति का कम प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं ऊर्जा की लहर की वजह से नाना नानी और मामा को कुछ न हो जाए, इसलिए युद्ध अब तक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। लेकिन उन सब के जाते ही आर्यन के योद्धाओं ने अपने विध्वंसक शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ ऊर्जा की लहर फैलने लगी थी, जिसकी वजह से जो नागरिक अब तक शांति से बैठे थे उनमें भगदड़ मच गई और वो दरवाजे की तरफ भागने लगे। आर्यन के तिलस्मी जानवर योद्धाओं ने लगभग आधे अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा को मार गिराया था। इस युद्ध में तिलस्मी जानवरों का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। दूसरी तरफ आर्यन का दूसरा क्लोन विश्लोक से युवराज से युद्ध कर रहा था। विश्लोक के युवराज ने दूसरे क्लोन पर अपनी कई शक्तियां चलाई, लेकिन क्लोन ने बड़ी आसानी से उसे नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर आर्यन का पहला क्लोन सेनापति से युद्ध कर रहा था। जब सेनापति ने देखा कि ऊर्जा अंदरूनी शक्ति का हमला आर्यन के क्लोन पर असर नहीं कर रहा है, तो उसने अपने खतरनाक विष का प्रयोग करने का सोचा। सेनापति ने अपनी मुट्ठी बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। सेनापति के मंत्र पढ़ते आसमान में बिजली कड़कने लगी और वो बिजली आसमान से नीचे गिरने लगी, जो रास्ते में सर्प का रूप ले रही थी। अपने सेनापति के हमले को देखकर विषदंत बोला, सेनापति के इस हमले से इस क्लोन का अंत जरूर हो जाएगा। आर्यन का क्लोन भी आसमान से आ रहे सर्प को देख रहा था। क्लोन को आसमान की तर्ज देखते देखकर सेनापति बोला, मेरे ये सर्प तुम्हारा अंत करेंगे। क्लोन सेनापति की बात सुनकर क्लोन बोला, तुम्हारे इस सर्पों में इतनी शक्ति नहीं कि मेरा अंत कर सके। इतना बोलकर पहले क्लोन
से अपना हाथ आगे किया और बोला, सहस्त्र शक्ति तीर। क्लोन के इतना बोलते ही क्लोन के हाथों में एक सुनहरी तीर प्रकट हो गई। उस तीर के एक पल देखने के बाद क्लोन ने उस तीर को बगैर धनुष को आसमान की दिशा में फेंक दिया। क्लोन के हाथ से छूटते ही एक तीर हजारों तीर में बदलकर आसमान की तरफ जाने लगी। उस तीर की गति इतनी थी कि सेनापति को बहुत आश्चर्य हुआ। क्लोन के फेंके तीर को देखते हुए सेनापति खुद से बोला, इसकी ताकत तो सचमुच अद्भुत है। इतनी गति से कोई योद्धा धनुष से भी तीर नहीं छोड़ सकता है, लेकिन इसने अपने हाथों से इसे इतनी गति से फेंका कि इसका तीर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। सेनापति के देखते ही देखते आर्यन के हजारों तीर सेनापति के हजारों सर्पों से टकरा गया और विस्फोट के साथ सभी सर्प नष्ट हो गए। पूरे आसमान में नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। अपनी शक्तियों को नष्ट होते देखकर सेनापति बोला, ये संभव नहीं है। आज तक मैंने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके न जाने कितने योद्धाओं को मौत दी थी, लेकिन इस लड़के ने मेरी इस शक्ति को आसानी से नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ विश्लोक का युवराज बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे देखकर विश्वदंत अपने बेटे के लिए चिंतित हो गया और अपने बंगल में बैठे प्रधानमंत्री से बोला, प्रधानमंत्री जाइए और बेटे की सहायता कीजिए। अपने सम्राट का आदेश सुनते ही प्रधानमंत्री अपनी जगह से उठा और अपने युवराज की रक्षा के लिए अपने हथियार को निकाल लिया, जो एक धनुष था। वो धनुष नीले रंग का था। अपने धनुष को निकालने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने धनुष पर एक तीर का संधान किया जो पूरी तरह से नीले रंग की थी। उस तीर में प्रधानमंत्री ने अपनी अंदरूनी ऊर्जा समाहित कर दी, जिसकी वजह से नीले रंग की तीर तेज नीले रंग की रोशनी से चमकने लगी। उस तीर का संधान करने के बाद प्रधानमंत्री बोला, सम्राट, मेरा ये तीर इस क्लोन का अंत कर देगा और युवराज को सुरक्षित करेगा। इतना बोलकर प्रधानमंत्री ने उस तीर और दूसरे क्लोन की तरफ चला दिया। आर्यन का दूसरा क्लोन केवल आर्यन के आदेश का पालन करता था। इसके पास खुद का दिमाग नहीं था, इसलिए दूसरे क्लोन ने प्रधानमंत्री के हमले पर ध्यान नहीं दिए और युवराज से लड़ता रहा था। कुछ पल में प्रधानमंत्री का तीर दूसरे क्लोन से टकरा गया। जैसे ही प्रधानमंत्री का तीर दूसरे क्लोन से टकराया, एक विस्फोट हुआ और नीली ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। उस विस्फोट की ऊर्जा से जैसे ही विश्लोक का युवराज टकराया, उसके मुंह से चीख निकली और वो दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी थी, जिसे देखकर विश्वदंत अपनी जगह से उठ गया और तेजी में अपने बेटे की तरफ भागा। विश्वदंत अपने बेटे के पास पहुंचकर उसे उठाते हुए बोला, युवराज, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। इतना बोलकर युवराज उठने की कोशिश करने लगा। अपने बेटे की हालत देखकर विश्वदंत प्रधानमंत्री से बोला, प्रधानमंत्री, तुमने कैसा हमला किया था जिससे मेरा बेटा ही घायल हो गया? सम्राट, मेरा हमला तो उस क्लोन के लिए ही था, लेकिन मेरा हमला क्लोन के शरीर को भेद नहीं पाया और विस्फोट हो गया, जिसके कारण युवराज घायल हो गए। इस क्लोन का शरीर बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम एक काम करो, इस वक्त राजधानी में जितने सैनिक हैं उन सभी को इन दुश्मनों पर हमला करने का आदेश दो। जल्दी करो। सम्राट विश्वदंत के आदेश को सुनकर प्रधानमंत्री वहां से चला गया। वही विश्वदंत अपने बेटे को बगल में बैठाकर दूसरे क्लोन की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ आर्यन अपने नाना नानी और मामा के साथ एक सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां कोई न था। उस सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद आर्यन ब्लैकी से उतरा और आयामी द्वार खोल दिया। आयामी द्वार खोलने के बाद आर्यन ब्लैकी से बोला, ब्लैकी, तुम इन्हें हवेली ले जाओ और मैं जाता हूं शाही मैदान। आर्यन की बात सुनकर आर्यन की नानी चिंतित स्वर में बोली, तुम वहां क्यों जा रहे हो? वहां खतरा है। और ये दरवाजा कैसा है? नानी, मुझे जाना होगा, मेरे योद्धा वही है और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी नानी से इतना बोलकर आर्यन ब्लैकी को अंदर जाने का इशारा करता है। आर्यन का इशारा मिलते ही ब्लैकी द्वार के अंदर चला गया। ब्लैकी के अंदर जाते ही आर्यन ने द्वार बंद कर दिया और अपने पंख निकालकर हवा में उड़ गया। आयामी द्वार के अंदर जाते ही ब्लैकी उन तीनों को हवेली की तरफ लेकर चला गया। कुछ ही समय में ब्लैकी हवेली के सामने पहुंच चुका था। ब्लैकी को हवेली के बाहर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो थी आर्यांशी, जो चिंतित अवस्था में इधर उधर घूम रही थी। आर्यांशी को देखकर ब्लैकी बोला, आर्यांशी, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। ब्लैकी की आवाज सुनकर आर्यांशी ने जब आवाज की दिशा में देखी तो वहां खड़े इंसानों को देखकर वो खुश हो गई और दौड़ते हुए ब्लैकी के पास पहुंच गई। ब्लैकी के साथ जब आर्यांशी ने अपने दादा दादी और पिता को देखा, वो खुश हो गई और सबसे पहले अपने दादा के गले लगते हुए बोली, दादाजी, मुझे तो लगा था मैंने आपको खो दिया। क्या आर्यन अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा? एपिसोड 155। आर्यांशी ने जब देखा कि उसके दादा दादी और पिता सुरक्षित है तो बहुत खुश हो गई और आर्यांशी सबसे पहले अपने दादा के गले मिली, उसके बाद अपने पिता और दादी से गले मिली। सबसे गले मिलने के बाद आर्यांशी बोली, मुझे तो लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी आप सबको फिर से देख पाऊंगी, लेकिन पता नहीं आर्यन कहाँ आ गया हम सब की जिंदगी में और उसने सबको बचा लिया। आर्यांशी की बात सुनकर उसके दादा ने कहा, तुम किस आर्यन की बात कर रही हो? वही दादाजी जिसने आपकी जान बचाई थी और यहाँ भेजा है, उसी का नाम तो आर्यन है। आर्यांशी बोली, नहीं बेटी, उसका नाम तो रुद्रा है। उसने सेनापति को अपना यही नाम बताया था और वो तुम्हारी अरुणिमा बुआ का बेटा है।
आर्यांशी के दादाजी ने कहा। अपने दादा की बात सुनकर आर्यांशी कुछ बोलने ही वाली थी कि ब्लैकी बोला, वही आर्यन है और वही रुद्रा, लेकिन इस जन्म में उसका नाम आर्यन है और पिछले जन्म का नाम रुद्रा था। एक तरफ आर्यांशी अपने घरवालों से मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शाही मैदान में युद्ध ने विध्वंसक रूप ले लिया था। चारों तरफ ऊर्जा की लहर छाई हुई थी, सभी नागरिक किसी तरह वहां से भाग निकले थे। आर्यन के शक्तिशाली योद्धाओं के सामने विषदंत के योद्धा जो संख्या में अधिक थे वो टिक नहीं पा रहे थे। अपने योद्धाओं और बेटे का बुरा हाल देखकर विषदंत मैदान में उतरने का फैसला करता है और बड़े मंच की तरफ देखते हुए अपनी महारानी से कहता है, महारानी आप कुछ सैनिकों के साथ महल लौट जाइए, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं। अपने सम्राट की बात सुनकर महारानी ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ सैनिकों के साथ वहां से निकल गई। महारानी के जाने के बाद विषदंत ने अपने तलवार निकाल लिए और आगे बढ़ने लगा आर्यन के दूसरे क्लोन से लड़ने के लिए जो उसके बेटे की तरफ उस मारने के लिए बढ़ रहा था। आर्यन ने अपने दूसरे क्लोन को यही आदेश दिया था कि विश्वलोक के युवराज का अंत करना है, जो वो करके ही रुकता। विषदंत दूसरे क्लोन की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी मैदान में एक धमाका हुआ और चारों तरफ धूल फैल गई। सभी योद्धाओं की नजर धमाके वाले था न पर ही थी, तभी धूल के बीच से एक आकृति निकली जिसे देखकर सभी तिलिस्मी जानवर खुश हो गए और फिर से हमला करने लगे। वो आकृति आर्यन की थी। आर्यन शाही मैदान पहुंच चुका था। आर्यन ने आते ही अपने क्लोन की तरफ दिमाग से जुड़े होने के कारण पहले क्लोन को पता चल गया कि आर्यन उस बुला रहा है, इसलिए वो सेनापति से लड़ना छोड़कर आर्यन की तरफ चला गया। पहले क्लोन के आने के बाद आर्यन ने पीने दूसरे क्लोन को बुलाया और उसे सोल वर्ल्ड ने वापस भेज दिया। उसके बाद आर्यन ने अपनी तिलिस्मी तलवार को आध्यात्मिक तलवार में बदलकर उस अपने पहले क्लोन को दे दिया और उससे सूर्याश को ले लिया। उसके बाद आर्यन विषदंत की तरफ देखते हुए बोला, विषदंत देख, आज तेरे वंश का विनाश आ गया है। तुम्हारे पास जितने योद्धा है सबको भेज दे, आज तुम देखोगे मेरा तांडव। आर्यन की बात सुनकर विषदंत को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, लड़के, आज मेरे वंश का नहीं तुम्हारा विनाश होगा। ये मत भूलना कि तुम इस वक्त मेरे साम्राज्य में खड़े हो। साम्राज्य किसी का भी विषदंत में जहां पहुंच जाता हूं वहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। भेज जितने सैनिक भेज सकते हो, आर्यन ने कहा। आर्यन ने इतना कहा ही था कि उसे दिखा कि शाही मैदान के दूसरे रास्ते से हजारों की संख्या में सैनिक आ रहे हैं। उन सैनिकों के आगे विश्वलोक का प्रधानमंत्री चल रहा था। आर्यन ने देखा कि उस सैन्य टुकड़ी में नरक शक्ति क्षेत्र से लेकर अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र तक के योद्धा थे। इस सैन्य टुकड़ी में करीब 100 अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। उन योद्धाओं को देखकर आर्यन मुस्कुराया और अपने स्टोरेज से मोती निकाल लिया और उसे सहलाते हुए बोला, योद्धाओं बाहर आओ। आर्यन के इतना बोलते ही वहां आयामी द्वार प्रकट हो गया और उसके अंदर से बहुत सारे तिलिस्मी जानवर बाहर आने लगे। ये देखकर विषदंत, सेनापति और प्रधानमंत्री सभी हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतने सारे तिलिस्मी जानवर को अपने बस में कैसे कर सकता है। विषदंत अपने सेनापति और प्रधानमंत्री को देखते हुए बोला, इस लड़के के पास आयामी दुनिया कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे मालूम है ये एक गरीब राज्य का राजकुमार है, तो फिर इसके पास आयामी दुनिया कैसे हो सकती है? और इसने अपने आयामी दुनिया में इतने तिलिस्मी जानवर कहां से लाए? वो इंसानी रूप वाले तिलिस्मी जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं। अपने सम्राट की बात सुनकर सेनापति बोला, पता नहीं सम्राट, इस लड़के ने ये सब कहां से प्राप्त किया, लेकिन आज इसकी शक्ति देखकर अनुमान हो गया कि सालों पहले जो भविष्यवाणी हुई थी सच थी। ये लड़का जरूर 8 लोगों का सम्राट बन सकता है। सेनापति के बोलने के बाद प्रधानमंत्री बोला, सम्राट, मैं तो कहता हूं कि आप यहां से चले जाइए युवराज को लेकर, तब तक हम इन्हें रोकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ के युद्ध को समाप्त करने के बाद ये लड़का राजमहल पर भी हमला करेगा, इसलिए आपको वहां से जाकर तैयारी करनी चाहिए बड़े युद्ध का। वैसे भी हमने कल ही सैनिक छावनियों पर संदेश कल ही भिजवा दिए थे, क्योंकि हमें शक था कि विषधर परिवार इस लड़के की मदद करेगा। ठीक है, तुम सब यहाँ संभालो, मैं राजमहल जाकर सैनिक इकट्ठा करता हूँ। विषदंत इतना बोलकर वहां से निकल गया अपने बेटे के साथ। अब तक आर्यन के आयामी दुनिया के सभी तिलिस्मी जानवर शाही मैदान में पहुंच चुके थे। सभी के सभी तिलिस्मी जानवर इस वक्त अपने वास्तविक स्वरूप में थे। उनके आकार बहुत बड़े थे, इसी कारण विश्वलोक के सैनिक जो कमजोर थे वो इनकी आकृति देखकर डर गए थे। अपने योद्धाओं को देखकर आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन को एक आवाज सुनाई दी, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? उस आवाज को सुनकर आर्यन आसमान की तरफ देखा जहां सेनापति विषधर हवा में खड़ा था। सेनापति विषधर को देखकर विश्वलोक के सेनापति और प्रधानमंत्री के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहता। तभी उन्हें आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा, सेनापति विषधर, आप प्रतीक्षा कीजिए, ये सब योद्धा आपके काबिल नहीं है। जब समय आएगा तब मैं आपको जरूर याद करूंगा। वैसे भी मुझे मालूम है कि विश्वलोक के राज परिवार में कोई न कोई ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र का योद्धा जरूर होगा। उस योद्धा के लिए अपनी शक्ति बचा के रखिए। ठीक है प्रभु। इतना बोलकर विषधर एक जगह देखकर बैठ गया। उसके बाद आर्यन अपने योद्धाओं से बोला,
योद्धाओं युद्ध प्रारंभ करो, किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ना। जी उस्ताद, सभी तिलिस्मी जानवरों ने एक स्वर में कहा और विश्वलोक के योद्धाओं पर टूट पड़े। चारों तरफ ऊर्जा की लहर फैल चुकी थी। आर्यन का क्लोन भी विश्वलोक के नरक शक्ति और स्वर्ग शक्ति क्षेत्र के योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काट रहा था। जो भी क्लोन के सामने आ रहा था एक ही पल में मारा जा रहा था। आर्यन की तरफ से योद्धाओं की संख्या कम थी, लेकिन सबके सब महाशक्तिशाली थे। साथ में उनके शरीर का डिफेंस इंसानों के शरीर के मुकाबले बहुत अधिक था। अपने योद्धाओं को आदेश देने के बाद आर्यन सेनापति और प्रधानमंत्री की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा सम्राट तो बहुत डरपोक निकला। वो युद्ध शुरू होते ही भाग गया। आर्यन की बात सुनकर सेनापति गुस्से में बोला, लड़के पहले हमारा तो सम्मान कर ले, फिर सम्राट से भी मिल लेना। इतना बोलकर सेनापति ने कुछ मंत्र पढ़े। उसके मंत्र पढ़ते ही उसके शरीर से नीली ऊर्जा निकलने लगी और उस ऊर्जा ने एक बड़े बिच्छू का आकार ले लिया, जिसके डंक बहुत जहरीले लग रहे थे। उस बिच्छू को प्रकट करने के बाद सेनापति बोला, लड़के आज तक मैंने अपनी इस शक्ति से न जाने कितने शक्तिशाली योद्धाओं को नरक भेजा है, आज तुम्हें भी भेजूंगा। इतना बोलकर सेनापति ने बिच्छू को आर्यन की तरफ भेज दिया। जब आर्यन ने देखा कि वो बिच्छू उसकी तरफ तेजी के आ रहा है तो वो मुस्कुराया और अपनी हथेली बिच्छू की दिशा में कर दिया। आर्यन के ऐसा करते ही आर्यन की हथेली से नीली ऊर्जा निकली और लंबी रेखा में जाकर बिच्छू से टकरा गई। आर्यन बाकी ऊर्जा जैसे ही बिच्छू से टकराए एक धमाका हुआ और चारों तरफ नीली ऊर्जा फैल गई। ऊर्जा की एक लहर आर्यन की तरफ और दूसरी लहर सेनापति और प्रधानमंत्री की तरफ जाने लगा। ये देखकर सेनापति और प्रधानमंत्री ने अपने सामने एक ऊर्जा जाल बनाया, जिससे टकराकर ऊर्जा की लहर नष्ट हो गई। लेकिन आर्यन ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके शरीर पर अब किसी साधारण शक्ति का कोई असर नहीं होने वाला था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का बन चुका था। अपने बिच्छू को नष्ट होते देखकर सेनापति को बहुत आश्चर्य हुआ। जब प्रधानमंत्री ने देखा कि सेनापति का हमला नष्ट हो चुका था तो उसने अपना हमला करने का सोचा और अपने धनुष पर तीर का संधान किया, जो सांप की तरफ घूमी हुई थी। उस शक्ति को देखकर आर्यन बोला, प्रधानमंत्री कोई शक्तिशाली हमला करो, इनसे मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये तो अभी पता चल जाएगा। इतना बोलकर प्रधानमंत्री ने अपना तीर आर्यन की तरफ छोड़ दिया। अपनी ओर तीर को आते देखकर आर्यन ने अपनी तलवार तीर की दिशा में कर दी, जिससे सप्तरंगी ऊर्जा निकली और तीर से टकरा गई और एक विस्फोट के साथ नष्ट हो गई। प्रधानमंत्री के हमले को नष्ट करने के बाद आर्यन बोला, तुम दोनों ने एक एक हमला कर लिया, अब मेरी बारी। इतना बोलकर आर्यन ने नीला ऊर्जा चक्र बनाया, जिसमें विष की शक्ति थी। उस विष की शक्ति को महसूस कर सेनापति प्रधानमंत्री से बोला, प्रधानमंत्री जी, इस लड़के की विष की शक्ति तो बहुत खतरनाक लग रही है, इससे बचने की तैयारी कीजिए, अपन हमला तैयार कीजिए। सेनापति की बात सुनते ही प्रधानमंत्री ने अपना धनुष वापस रखा और ऊर्जा चक्र बनाने लगा। कुछ ही पलों में उन दोनों का हमला तैयार हो गया। लेकिन तब तक आर्यन ने अपना हमला छोड़ दिया था, जो आगे जाकर दो भागों में बंटकर सेनापति और प्रधानमंत्री की तरफ जाने लगा। ये देखकर सेनापति और प्रधानमंत्री ने अपना हमला आर्यन के हमले की तरफ छोड़ दिया। जैसे ही दोनों के हमले आर्यन के हमले से टकराए, एक भयानक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर सेनापति और प्रधानमंत्री से टकरा गई, जिसकी वजह से वो दोनों उड़ते हुए दूर जा गिरे। सेनापति और प्रधानमंत्री के मुंह से खून निकल रहा था। जब विश्वलोक कुछ अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धाओं ने अपने सेनापति और प्रधानमंत्री की हालत देखी तो वो उनकी तरफ भागे, लेकिन ज्यादातर योद्धाओं को आर्यन के योद्धाओं ने रोक दिया। आर्यन के योद्धाओं ने अब तक विश्वलोक के सभी नरक शक्ति क्षेत्र और स्वर्ग शक्ति क्षेत्र के योद्धाओं को मार चुके थे और साथ में 25 अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा मारे गए थे। अब विश्वलोक की तरफ से 75 योद्धा ही बाकी थे। वही आर्यन के योद्धाओं में से करीब 20 योद्धाओं बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन कोई मरा नहीं था। इसलिए अब विश्वलोक के एक योद्धा पर आर्यन के करीब 6 से 7 योद्धा पड़ रहे थे। इसी कारण अब उनके पास लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, फिर भी वो सब लड़ रहे थे और मर रहे थे। जब आर्यन ने अपने योद्धाओं को घायल अवस्था में देखा तो वो सेनापति और प्रधानमंत्री को मारना छोड़कर अपने योद्धाओं के पास गया और उन्हें ठीक होने के लिए औषधीय गोली दी। आर्यन के इस दयालुता को देखकर आर्यन के योद्धा खुश और उत्साहित हो गए। वही दूर से देखकर विषधर ने मन ही मन कहा, हमारे प्रभु इस जन्म में भी वैसे ही दयालु है, जो अपने दुश्मनों को मारने से ज्यादा अपने योद्धाओं को बचाने पर ध्यान देते हैं। क्या आर्यन राजमहल पर भी हमला करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर आर्यन।